अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिमिस्टिफाइड फिजिक्स विद आगिब सर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो मैं आपको बता चुका हूं इस लेक्चर में कि हमें आगे जाके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस या हम कहेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसे फिनोमिनाज या कंसेप्ट्स में यूज करना है। तो यहाँ पे जो कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है, इंटरफेरेंस या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसे कंसेप्ट्स को समझने के लिए मुझे पहले ये जरूरी समझना होगा कि कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले मैं सिंपली आपको बता दूं कि कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है। तो चलो हम पहले देखेंगे ये जो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट जो है वो क्या होता है। तो हम डिस्कस करेंगे किन दो सोर्सेज या दो से ज्यादा भी सोर्सेज हो सकते हैं लाइट सोर्सेज, तो किन सोर्सेज को हम बोलेंगे कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। अगर मेरे पास दो सोर्सेज है, चलो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पे आपको समझाने के लिए। चलो इस लाइन पे मेरे पास दो सोर्सेज है, यहां पे एक सोर्स है, चलो इस सोर्स का नाम मैं S1 रखता हूं, और यहां पे मेरे पास और एक सोर्स है, चलो इस सोर्स का नाम मैं रखता हूं S2। ये जो सोर्स यहां पे है सोर्स S1, दिस सोर्स S1 सेंड डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, ये भी अपनी डिस्टर्बेंस वेव्स सेंड करेगी, ये भी अपनी वेव्स हर एक डायरेक्शन में सेंड करेगी। तो चलो मैं इस सोर्स से जो वेव्स निकलती है, चलो यहां से बना लू, इस तरह वेव्स निकलती है। ठीक, ये है वेव्स, जो वेव्स इस सोर्स से निकलती है इस तरह। इसी तरह यहां पे जो अब सोर्स है, दूसरा सोर्स S2, इसकी भी वेव्स निकलेगी हर एक डायरेक्शन में। चलो मैं मानता हूं कि ये भी अपनी वेव्स इस तरह सेंड करेगी। ठीक, देखिए यहां पे मैं आपको अब बता दूं कि यहां पे क्या है। ये भी एक लाइट सोर्स है, ये भी एक लाइट सोर्स है। चलो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करता हूं। देखिए यही से ये वेव इस यहां से स्टार्ट हो रही है, ये जो दूसरी वेव है सोर्स S2 से जो निकल रही है, ये भी यही से स्टार्ट हो रही है। अगर हमारे पास दो वेव्स हैं, हमें पता है इफ दिस इज अ क्रस्ट देन दिस इज ट्रफ, दिस इज क्रस्ट, दिस इज ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। ठीक है, हमें पता है एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जो डिस्टेंस होती है उसको हम वेव लेंथ बोलते हैं। चलो इसकी जो वेव लेंथ है वो हम λ2 रखते हैं, और इसकी जो वेव लेंथ है, चलो वो वेव लेंथ हम λ1 रखते हैं। ठीक है, λ1 इज द वेव लेंथ ऑफ दिस वेव एक्चुअली सेंड्स बाय दिस सोर्स S1, और ये वेव जो है जिसकी वेव लेंथ λ2 है, ये वेव कहां से निकलती है, सोर्स S2 से निकल रही है। अगर इसकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ हम ट्रफ और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस, इसको भी वेवलेंथ बोलेंगे या क्रस्ट टू क्रस्ट से। ठीक, इसकी जो वेवलेंथ होगी वो λ1 रखा, इसकी जो वेवलेंथ है सेकंड वेव की, इसका हमने λ2 वेवलेंथ रखी है। तो अब हमें पता है जब वेव चल रही है इसकी फ्रीक्वेंसी होगी कुछ ना कुछ। ठीक, फ्रीक्वेंसी आपको पता है सिंपली नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, कितनी वाइब्रेशंस हो रही है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, कितनी ऑसिलेशंस है, कितनी वाइब्रेशंस हो रही है एक सेकंड में, उसको हम सिंपली फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो हमारे पास अभी तक दो पैरामीटर्स आ गए, एक तो वेवलेंथ है, एक पैरामीटर वेवलेंथ, और दूसरा पैरामीटर जो है वो है फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो इन दो वेव्स का है, को अगर ये हम बोलेंगे कि ये दो सोर्सेस को कोहेरेंट होने के लिए क्या कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे, कब जाके हम इन दो सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्सेस बोलेंगे। अगर इन दो वेव, ये जो हम यहां पे दो वेव्स निकल रहे हैं, अगर इन दो वेव्स की वेवलेंथ जो है, पहले वेव की वेवलेंथ λ1 है, दूसरे वेव की वेवलेंथ λ2 है, अगर ये कंडीशन इन दो वेव्स ने सेटिस्फाई की, यानी पहली जो कंडीशन है वो है वेवलेंथ ऑफ दीज टू वेव्स मस्ट बी सेम, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए।
इन दो वेव्स की जो वेव लेंथ है वो वेव लेंथ सेम होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर कोहेरेंस। दूसरी कंडीशन, अब जो इन दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है, चलो इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, लेट ν1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फर्स्ट वेव और ν2 इस सेकंड वेव की फ्रीक्वेंसी है। सेकंड कंडीशन ये है, जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट वेव की वो सेकंड वेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब यह है वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी अगर सेम होगी, दो वेव्स की, दो सोर्सेस से निकलने वाली लाइट वेव्स की अगर वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम इन दो सोर्सेस को बोलेंगे कोहेरेंट सोर्सेस। लेकिन इन्हीं दो कंडीशंस पे हम बात नहीं कर सकते। और एक कंडीशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? फेज की कंडीशन, ठीक है। तो फेज जो है वेव की फेज, इन दो वेव्स की जो फेज है वो फेज भी क्या होना चाहिए? सेम फेज होना चाहिए। या हम कहेंगे फेज डिफरेंस अगर होगी वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। हर एक इंस्टेंट पे अगर हम देखेंगे, हर एक टाइम पे अगर हम देखेंगे, ये जो फेज डिफरेंस होगी दो वेव्स के बीच में वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। और अगर हम कहेंगे दो वेव्स फेज सेम फेज में है, यानी जो फेज डिफरेंस है या तो फेज डिफरेंस 0 होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर फेज डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब यह है दोनों वेव्स एक ही फेज में है, तो सेम फेज है, कोई बात नहीं, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो लेकिन अगर आप यानी दोनों वेव्स अब एक ही फेज में है, अगर दोनों वेव्स एक ही फेज में है तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, ठीक। फेज दोनों वेव्स कब एक ही फेज में होंगे? जब फेज डिफरेंस 0 होगी, ठीक। तो फेज डिफरेंस अगर अब है तो वो फेज डिफरेंस हर एक इंस्टेंट पे, हर एक टाइम पे कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर लाइट दोनों सोर्सेज से निकलने वाली लाइट जो है, जो लाइट यहां से आ रही है दो सोर्सेज से, ये एक होमोजीनियस मीडियम में चल रही है, ठीक। तो कोहेरेंट होने के लिए इन दो वेव्स का वेवलेंथ सेम होना जरूरी है, फ्रीक्वेंसी सेम होना जरूरी है, फेज सेम फेज में होना जरूरी है। या अगर अब फेज डिफरेंस है, सेम फेज में वेव्स नहीं है लेकिन कुछ फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस अब कांस्टेंट रहना चाहिए थ्रू आउट द हम कहेंगे जर्नी, ठीक है। यानी हम कहेंगे एट एवरी इंस्टेंट ऑफ एट एवरी टाइम, ठीक। ये जो यहां पे फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस जो है सेम रहना चाहिए, ठीक। तो यहां पे आपको मैं दिखा दूं, अगर मेरे पास अब दो वेव्स है, चलो मैं मानता हूं यहां पे जो दो वेव्स मेरे पास है, ये दोनों वेव्स यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक। चलो मैं मानता हूं कि जब इस वेव का क्रस्ट है तो इस वेव का भी क्रस्ट है, ठीक। यानी यहां पे जो फेज डिफरेंस है, अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी वेव भी 0 से स्टार्ट हो रही है। अगर यहां पे एंगल π/2 है तो यहां पे भी एंगल π/2 है। अगर यहां पे एंगल पाई है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहां पे π/4 एंगल है, π/4, π/2, ठीक। हम इस तरह भी कहेंगे, अगर यहां पे एंगल π/2 है तो यहां पे भी एंगल π/2 ही होगा। अगर यहां पे एंगल पाई है तो यहां पे भी एंगल पाई ही होगा, ठीक। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेम फेज दोनों जो वेव्स है, ये दोनों वेव्स एक ही फेज में चल रही है, विद सेम वेवलेंथ, विद सेम फ्रीक्वेंसी, विद सेम फेज। तो इस वक्त हम कह सकते हैं इन दो सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज। कब कहेंगे कोहेरेंट सोर्सेज? अगर इनकी वेवलेंथ सेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, और तीसरी चीज सेम फेज में वेव्स है, या हम कहेंगे फेज डिफरेंस है। लेकिन यहां पे जो हमने कंडीशन ली है, यहां पे जो दोनों वेव्स है ये सेम फेज में है, और ये दो कंडीशंस अगर ये सेटिस्फाई करेगी, यानी अगर इन दो वेव्स की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम इन दो सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज बोलेंगे, ठीक। तो कोहेरेंट सोर्स के लिए अब क्या है? वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, सेम फेज होना चाहिए, या अगर आप फेज डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस एट एवरी इंस्टेंट पे क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। तो यहां पे मैं आपको समझा दूं, अगर अब मेरे पास यहां पे सोर्सेज है, अगर यहां पे एक सोर्स है, ये भी अपनी वेव्स जो है सेंड करेगी। चलो मैं मानता हूं कि ये यहां से इस तरह वेव्स सेंड करता है, ठीक है। यहां से वेव्स निकल रही है इस सोर्स S1 से, ठीक। और यहां पे और एक सोर्स है, चलो मैं मानता हूं जो दूसरा सोर्स है ये यहां पे है। अब जो वेव्स सेंड होगी वो इस
पॉइंट से सेंड हो रही है, S2 जो है वो यहां पे है। चलो मैं मानता हूं कि जो वेव है ये वेव यहां से स्टार्ट हो रही है इस तरह, यहां पे सोर्स है हमारे पास, तो इस तरह से यहां पे क्या है, वेव चल रही है इस तरह, ठीक। तो इस तरह से वेव चल रही है। लेकिन अगर हम देखें यहां पे ये जो सोर्स अब वेव सेंड कर रहा है, यहां से जो वेव्स निकल रही है, यहां पे इस पर्टिकुलर टाइम पे, चलो यहां पे इस लाइन पे अगर टाइम t = 0 लेंगे, और ये जो लाइन है यहां पे जब इस वेव का यहां पे जो है ये 0 पोजीशन पे है, मेन पोजीशन पे है, ठीक। लेकिन उस टाइम ये जो वेव है, सेकंड वेव है जो सोर्स S2 से निकल रही है, उसकी जो पोजीशन है वो यहां पे है, ठीक है, पीक पोजीशन पे, ठीक। तो यहां पे एंगल अगर 0 है तो यहां पे एंगल कितना होगा, दैट मीन्स π/2, तो फेज डिफरेंस जो है वो π/2 की है। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखें तो अगर हम यहां पे कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, तो फिर से मैं कहूंगा कि यहां पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं। अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा, देखिए यहां पे भी क्या है, अगर हम इस पॉइंट पे भी देखेंगे, इस पॉइंट पे भी जो फेज डिफरेंस है, अब वो फेज डिफरेंस कितनी है, वो फेज डिफरेंस बिल्कुल जो पहले पॉइंट पे फेज डिफरेंस थी वही फेज डिफरेंस यहां पे भी रहेगी, ठीक। अगर हम किसी भी जगह पे अगर हम कोई भी लाइन किसी भी इंस्टेंट पे, चलो यहां पे जो टाइम है वो टाइम t है फॉर एग्जांपल, ठीक, इज दिस एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, ये जो यहां पे अब फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस बिल्कुल जितनी फेज डिफरेंस यहां पे थी उतनी ही फेज डिफरेंस यहां पे भी है। अब इसी तरह अगर हम किसी भी टाइम पे देखेंगे, किसी भी इंस्टेंट पे देखेंगे, ये जो फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस जो है ये सेम रहना चाहिए, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए हर एक इंस्टेंट पे। अगर ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट रही हर एक इंस्टेंट पे, सेम रही हर एक पॉइंट पे, ठीक है, तो हम इन दो सोर्सेस को, अगर अब यहां पे क्या कंडीशन, यहां पे सेम फेज में थे, ठीक है, फेज डिफरेंस 0 थी और वेवलेंथ भी सेम थी, फ्रीक्वेंसी भी सेम थी, सेम फेज में थे, तो हम कहेंगे इन दो सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज। लेकिन अगर अब दो वेव्स आउट ऑफ फेज है, आउट ऑफ फेज मीन्स यहां पे कुछ फेज डिफरेंस है, ठीक, फेज डिफरेंस होने के बावजूद अगर इनकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ जो है वो सेम है, अगर इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, इसकी भी वेवलेंथ लैम्डा है, चलो अगर मैं कहूंगा इसकी वेवलेंथ λ1 है, इसकी वेवलेंथ λ2 है, अगर λ1 और λ2 बराबर है, ठीक, तो इसका मतलब है वेवलेंथ सेम है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम रही, ν1 = ν2, फॉर एग्जांपल अगर ν1 इसकी फ्रीक्वेंसी है, ν1 ν2 इसकी फ्रीक्वेंसी मानते हैं, अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक, अगर मैं रखूं λ1 = λ2 बोथ आर इक्वल टू λ, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव, बोथ आर इक्वल टू ν, ठीक। तो अगर हम कहेंगे दोनों वेव्स की वेवलेंथ सेम है, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस है, लेकिन ये फेज डिफरेंस हर एक इंस्टेंट पे कांस्टेंट रहती है, सेम है थ्रू आउट दिस, हम कहेंगे एट एवरी इंस्टेंट, ठीक है, ये जो फेज डिफरेंस है ये सेम रहती है, तो हम फिर भी इन दो वेव्स को क्या कहेंगे, कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स के लिए अब क्या है, 3 कंडीशन जरूरी है, एक तो वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और उसके साथ में ये जो वेवलेंथ अगर आप ये जो फेज है, फेज भी सेम होना चाहिए। अगर अब फेज सेम नहीं होगा, कुछ फेज डिफरेंसेस है, अगर दो वेव्स अब आउट ऑफ फेज है, ये कंडीशन हो रही है, लेकिन वो फेज डिफरेंस अब हर एक इंस्टेंट पे कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक, तो तब जाके हम इन दो सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज बोलेंगे, ठीक। तो अब यहां पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, सर अब हमें पहले ये बताइए ये फेज होता क्या है, किस तरह फेज सेम होगा, तो फेज डिफरेंस 0, या जब फेज सेम होगा तो फेज डिफरेंस 0 बन जाएगी, ठीक, तो किस तरह फेज डिफरेंस सेम बन जाती है, और ये जो फेज डिफरेंस है अब ये किस चीज पर डिपेंड करती है, ठीक। तो चलो मैं आपको यहां पे सिखा दूं, ये दोनों कंडीशंस के लिए क्या यहां पे फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड करती है, यहां पे
फिर फेज डिफरेंस क्यों जीरो आएगी? ठीक, तो देखो अगर मैं मानता हूं कि ये दोनों आप कोहेरेंट सोर्सेज है, तो कोहेरेंट सोर्स होने के लिए जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है वो सेम होना बहुत जरूरी है। चलो मैं मानता हूं कि अगर मेरे पास एक दो वेव्स है, यही दो वेव्स मैं कंसिडर करता हूं। ठीक, तो पहली जो वेव है, चलो मैं यहां पे आपको सिखा दूं। चलो इस वेव की जो वेव इक्वेशन है, वो वेव इक्वेशन में y1 से लिखूंगा, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक, देखिए यहां पे ये जो वेव है, इसकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है। ठीक, अगर वेवलेंथ लैम्डा है, अगर ये जो दूसरी वेव, अब मैं इनको कोहेरेंट सोर्सेज कंसिडर कर रहा हूं, अगर मैं इनको कोहेरेंट सोर्सेज कंसिडर कर रहा हूं, ठीक, इसका मतलब है जो इसकी वेवलेंथ होगी वही इसकी भी वेवलेंथ होगी। इसका मतलब है ये जो यहां पे देखिए, यहां पे जो ये वेव इक्वेशन है, इस वेव इक्वेशन में ये जो A1 है, व्हाट इज A1? A1 इज द एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि अगर हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज है, उन कोहेरेंट सोर्सेज का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक, लेकिन सेम होना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और जो है फेज सेम होना चाहिए, या फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए हर एक इंस्टेंट पे। तो यहां पे एम्पलीट्यूड की बात नहीं आई। ठीक, तो अगर इस वेव की जो एम्पलीट्यूड है, इस वेव फर्स्ट वेव जो सोर्स S1 से निकल रही है, तो एम्पलीट्यूड A1 है, तो साइन ऑफ ओमेगा टी, व्हाट इज ओमेगा? आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी इज द टाइम, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी से ये ओमेगा जो है दो कोहेरेंट वेव्स के लिए सेम होता है। ठीक, टाइम है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, अगर मैं ले लूं ये जहां पे जब यहां से वेव यहां तक पहुंचेगी, मैं मानता हूं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 से ये टाइम t तक पहुंचती है। यहां पे जो टाइम यहां से यहां तक वेव को चलने में लगता है, चलो मैं मानता हूं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको कितना टाइम लगता है? टाइम t। चलो t इज द टाइम एंड व्हाट इज k? k इज कॉल्ड द वेव वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं। ये k किसके बराबर होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। k 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर होता है। ठीक, तो लैम्डा क्या है? व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द वेवलेंथ, 2 पाई बाय वेवलेंथ। लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ है, लेकिन इन दो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब है जो वेव वेक्टर दोनों वेव्स के लिए अब सेम होगा। तो पहले वेव की जो इक्वेशन होगी वो किसके बराबर होगी? y1 इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी के x1। चलो मैं रखता हूं, ठीक है। तो x1 यहां पे क्या है? कितनी वेव अब डिस्प्लेसमेंट कर रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। चलो मैं मानता हूं वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो x1 है। यहां से यहां तक जो वेव चल रही है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, वो कितना हमने रखा यहां पे? x1 इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इस वेव कितनी चली यहां से यहां तक इस पर्टिकुलर टाइम t में, विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और एम्पलीट्यूड A1 है। तो यहां पे आपको पता है ये जो यहां पे क्वांटिटी है इसी को हम फेज बोलते हैं। ठीक है, साइन या कॉस, इन टर्म्स ऑफ कॉस भी लिख सकते हैं। तो ये जो इसके साथ इस ट्राइगोनोमेट्रिक ये जो हम कहेंगे फंक्शन के साथ, यहां पे जो यहां ये ब्रैकेट में मैंने आपको यहां पे दिखाया है, ठीक, इसको हम फेज बोलते हैं। ठीक, तो अब जो दूसरी वेव की इक्वेशन है, चलो हम वो इक्वेशन y2 से यहां पे डिनोट करते हैं। तो y2 इस वेव की इक्वेशन हम रखेंगे तो वो किसके बराबर होगा? लेट अस सपोज दैट इज a2 साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर हम कहेंगे ये दो सोर्सेस कोहेरेंट है तो उसके लिए ओमेगा तो फिर सेम होगा। टाइम, पर्टिकुलर टाइम हमने लिया है t, इसी टाइम t में ये वेव यहां से यहां तक पहुंचती है। चलो टाइम t है, दोनों वेव्स के हम पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, प्लस वेव वेक्टर जो k है वो भी सेम होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया k किसके बराबर होता है? 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर। ठीक है, तो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो यहां पे वेरिएबल एक ही है, वो है लैम्डा। लेकिन लैम्डा दोनों वेव्स का अगर कोहेरेंट वेव्स है तो लैम्डा जो है वो सेम होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ये जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ दो कोहेरेंट सोर्स अगर हम कहेंगे कोहेरेंट सोर्स के लिए दोनों जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। तो अगर वेवलेंथ सेम है तो यहां पे भी k क्या आएगा? 2 पाई बाय लैम्डा। इसका k भी किसके बराबर होगा? 2 पाई बाय लैम्डा। तो इसका मतलब जो यहां पे भी k आएगा इसका भी वेव वेक्टर k ही होगा। ठीक, चलो मैं मानता हूं डिस्प्लेसमेंट x2 है, लेकिन देखिए अगर यहां पे इस वेव ने यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट की है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ x2 है,
तो अब यहां पे देखिए, यहां पे इन दो वेव्स में दो चीजें डिफरेंट है। देखो ओमेगा टी ये कौन सेम है, ओमेगा टी देखो फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होनी चाहिए, वेव वेक्टर इसलिए सेम है क्योंकि वेवलेंथ सेम है, ठीक। तो यहां पे अब मसला ये है, यहां पे दो पैरामीटर्स है, जो पैरामीटर्स डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन एम्पलीट्यूड के साथ साथ और एक पैरामीटर है, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वेव, दैट इज x1 एंड x2, ये भी डिफरेंट है। यानी यहां पे एम्पलीट्यूड और यहां इसकी बात है, यही दो चीजें जो है वो डिफरेंट है। तो फेज डिफरेंस देखने के लिए मुझे पता है कि अगर मुझे फेज डिफरेंस देखना हो तो मुझे इस क्वांटिटी पे फोकस करना है। देखो मुझे फेज डिफरेंस देखना है यहां पे, यानी ये जो दो वेव्स हैं ये सेम फेज में है कि नहीं। तो वो देखने के लिए मुझे एम्पलीट्यूड के साथ अब कुछ नहीं वास्ता, कुछ भी नहीं है, मुझे इस क्वांटिटी के साथ वास्ता है। फेज इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं। अब जो यहां पे फेज डिफरेंस देखनी है तो मुझे यहां पे इन दो क्वांटिटीज के बीच में मुझे डिफरेंस देखनी है। मैंने आपको पहले भी बताया, यहां पे जो इन दो क्वांटिटीज है, जो दो वेव्स है, यहां पे ओमेगा और ओमेगा टी, यहां पे भी ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक। तो टाइम है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम ले रहे हैं, के वेव वेक्टर सेम होगा, ये तो आपको बता चुका हूं, क्योंकि के वेव वेक्टर किसके बराबर होता है, 2 पाई लैम्डा। वेवलेंथ सेम है तो वेव वेक्टर सेम होगा। अब यहां पे जो इन दो क्वांटिटीज में, यहां पे इस फेज में और इस फेज में जो डिफरेंट है वो है x1 और x2। तो यहां पे जो है ये दो क्वांटिटीज पे मुझे अब मसला है। तो अब फेज डिफरेंस अगर मैं रखूं, ये जो यहां पे फेज है, इस फेज का मैं नाम रखूं डेल्टा 1। चलो ये जो यहां पे फेज है इसका मैं नाम रखता हूं डेल्टा 2, ठीक है। डेल्टा 2 ये फेज है और डेल्टा 1 जो है, डेल्टा 1 अब क्या है, ये वाला फेज है, ठीक। इसका नाम डेल्टा 1 रखता हूं और इसका नाम, इस फेज का नाम मैं डेल्टा 2 रखता हूं, ठीक। अगर मैं अब फेज डिफरेंस निकालना चाहता हूं, चलो फेज डिफरेंस जो है वो मैं यहां पे निकाल दूं। फेज डिफरेंस हम यूजुअली फाई से डिनोट करते हैं, ठीक। तो हम देखेंगे फाई किसके बराबर आएगा, तो फाई किसके बराबर आएगा, हम डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 या डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, ठीक। देखिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 किसके बराबर है, दैट इज ओमेगा टी प्लस के x2, ठीक, माइनस डेल्टा 1। डेल्टा 1 कितना है, दैट इज ओमेगा टी प्लस के x1। अब यहां पे इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो यह है हमारे पास फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस अब किसके बराबर आएगी, फेज डिफरेंस देखिए ओमेगा टी प्लस के x2 माइनस से मल्टीपल हो जाएगा, बनेगा माइनस ओमेगा टी माइनस के x1। देखिए यहां पे प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, जो फेज डिफरेंस है इट इज इक्वल टू के x2 माइनस के x1, ठीक। अब यहां पे इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहां पे फेज डिफरेंस जो है ये किसके बराबर आएगी, देखो के यहां पे भी है, यहां पे भी के को कॉमन निकालते हैं, के इंटू x2 माइनस x1, ठीक है। तो अब फाई इज इक्वल टू, देखो के हमें पता है के 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर है, ठीक। तो मसला x2 माइनस x1 का है, तो x2 माइनस x1 मुझे क्या देगा। अब यहां पे यही हमारी प्रॉब्लम है और यही पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये जो x2 है, x2 क्या है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वेव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक। ये इस पॉइंट से यहां तक ये वेव चल रही है, इसी टाइम टी में ये वेव यहां से यहां तक चल रही है। चलो अगर इस पॉइंट का मैं नाम रखता हूं पॉइंट ए और इसका मैं नाम रखता हूं पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। जितने टाइम में वेव पॉइंट, ये फर्स्ट वेव जो S1 सोर्स से निकल रही है ए से बी तक चलती है, उसी टाइम में S2 से निकलने वाली वेव जो है वो सी से डी तक पहुंचती है, ठीक। तो लेकिन आप देख लीजिए यहां पे वेवलेंथ वो भी सेम है, फ्रीक्वेंसी वो भी सेम है, लेकिन अगर आप देखें इसी पॉइंट से ये स्टार्ट हो रही है, ये दोनों वेव्स एक साथ चल रही है। जब मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखूं, एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंट टी, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं देखूं तो ये जो डिस्प्लेसमेंट यहां पे इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे यहां पे जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट सेम है। इसका मतलब जो x1 है वो x2 के बराबर है। अगर x1 देखिए, ये x1 और x2 क्या है, दिस x1 x2 माइनस x1 मुझे पाथ डिफरेंस देता है, ठीक। तो इसका मतलब है जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस किसके बराबर होता है, फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा
इनटू पाथ डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, व्हाट इज दिस x2 माइनस x1? यह है पाथ ए बी की पाथ x1, A2 की, सॉरी ये जो यहां पे CD क्या है, ए बी पाथ है सोर्स से निकलने वाली वेव की, ठीक है, CD पाथ है सोर्स S2 से निकलने वाली वेव की। ठीक, यहां से जो पाथ है वो कितनी डिस्प्लेसमेंट है, वहां उस पाथ की जो हम कहेंगे यहां से यहां तक जो लेंथ है वो लेंथ x1 है, यहां से कितनी लेंथ है x2 है। ठीक, तो अब ये जो x2 माइनस x1 ये मुझे क्या देगा, ये मुझे सिंपली देगा डिफरेंस इन द पाथ डिफरेंस। ठीक, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं आपको ये जो वेव्स दोनों वेव्स है विद सेम फ्रीक्वेंसी विद सेम वेवलेंथ, ठीक है, चल रही है एक साथ, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो एक ही टाइम पे ये इस पॉइंट जब तक ये वेव ए से बी तक पहुंचती है तब तक ये वाली वेव सी से डी तक पहुंचती है। तो ये जो डिस्टेंस है अब यहाँ पे x1 और x2, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये सेम डिस्टेंस होगी। अगर डिस्टेंस सेम है, x1 x2 के बराबर है, तो यहां पे जो ये पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस x2 माइनस पाथ डिफरेंस x2 माइनस x1 किसके बराबर आएगा? अगर x2 x1 के बराबर है तो हम लिख सकते हैं x2 माइनस x2 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, ये जो पाथ यहाँ पे ट्रेवल हो रही है, यहां से जो वेव्स है एक साथ निकल रही है विद सेम फ्रीक्वेंसी विद सेम वेवलेंथ, ठीक है, विद सेम स्पीड, और ये दोनों जो वेव्स है एक साथ इन दो पॉइंट्स पे पहुंचेंगी इस पर्टिकुलर टाइम पे t पे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे ये दोनों वेव्स एक साथ पहुंचेगी, जो जितनी डिस्टेंस ये वेव यहां से ट्रेवल कर रही है उतनी डिस्टेंस ये वाली वेव यहां से यहां तक ट्रेवल कर रही है, तो डिस्टेंस सेम ट्रेवल हो रही है। तो अब जो पाथ डिफरेंस है तो x1 किसके बराबर है, x2 के बराबर है, तो x2 माइनस x2 माइनस x1 किसके बराबर आएगा, ये 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस 0 है। अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो यहां पे मैं आपको दिखा दूं, पाथ डिफरेंस 0 है तो हमारे पास जो फेज डिफरेंस अब होगी वो फेज डिफरेंस फाई किसके बराबर होती है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस किसके बराबर था, x2 माइनस x1, लेकिन हमने दिखाया x2 माइनस x1 यहां पे 0 है, क्योंकि x1 जो है x2 के बराबर है, तो ये वाली क्वांटिटी यहां पे 0 बनती है, तो फाई किसके बराबर निकलेगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जो फाई था, फाई जो हमारे पास है, फेज डिफरेंस जो है वो फेज डिफरेंस फाई हमें क्या निकला, यहां पे फेज डिफरेंस 0 निकला। ठीक, तो इसका मतलब अगर फेज डिफरेंस 0 है तो ये दो वेव्स जो है दोनों वेव्स एक ही फेज में चल रही है, जब तक यानी हम कहेंगे ये दो सोर्सेस से जो निकलने वाली वेव्स है ये दोनों वेव्स एक ही फेज में निकलती है। जब इसका एंगल 0 होगा इसका भी 0 होगा, पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई पाई, ठीक है, इसी तरह ये चलता रहेगा। ठीक, 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, ये दोनों जो वेव्स है अब इस तरह एक साथ चल रही है, एक ही फेज में चल रही है, एक ही पॉइंट पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इस तरह चल रही है एक साथ दोनों वेव्स। ठीक, लेकिन अब क्या है, यहां पे अगर हम देखेंगे यहां पे निकलने वाली वेव्स, देखो यहां से ये जो सोर्स S1 से निकल रही है वेव यहां से यहां तक, ठीक है, ये कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, लेकिन यहां से जो सोर्स से निकलने वाली वेव है अगर हम पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखेंगे, चलो मैं यहां पे लेता हूं, मैंने ऑलरेडी लाइन ले ली है यहां पे, चलो अगर यहां से वेव स्टार्ट हो रही है, यहां पे जिस टाइम इस S1 से वेव निकल रही है तब इस S2 से वेव निकल रही है, लेकिन पॉइंट यहां पे है और ये पॉइंट यहां पे है। एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट दिस पर्टिकुलर टाइम t, यहां पे जो वेव इन दो पॉइंटों के बीच में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस ट्रेवल करती है, चलो मैं मानता हूं वो डिस्टेंस कितनी है, इस सोर्स से, चलो यहां पे इस सोर्स से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वेव यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस चलो मैं रखता हूं x1 डिस्टेंस। ठीक है, यहां से यहां तक जो इस सोर्स से अब इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो x1 है, लेकिन इस सोर्स से जो डिस्टेंस है अब वो डिस्टेंस कितनी है, वो x2 रखता हूं मैं। ठीक, जिस तरह यहां पे इन दो वेव्स का रखा था, लेकिन इन दो वेव्स का पाथ डिफरेंस 0 था, तो जो फेज डिफरेंस है फेज डिफरेंस भी 0 आएगा, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो फेज डिफरेंस जो है वो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि फेज डिफरेंस हमने निकाला अभी, फेज डिफरेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय लैम्डा
या के इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है, के इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस अगर जीरो होगी तो फेज डिफरेंस भी क्या है, जीरो होगा, ठीक। तो यहां पे अब हम देखेंगे यहां पे फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होगी, ठीक। देखिए क्यों, यहां पे जो लाइट वेव्स है, चलो मैं मानता हूं ये दोनों लाइट वेव्स एक ही फ्रीक्वेंसी से चल रही है, ठीक है, सेम वेवलेंथ से चल रही है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, लेकिन आप देखिए यहां पे जो डिस्टेंस है जब, लेकिन यहां पे फेज डिफरेंस है, लेकिन यहां पे आप देखिए ये जो वेव है ये यहां से स्टार्ट हो रही है, ये वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, इन दो पॉइंट्स के बीच में अभी, चलो इसको पॉइंट ए रखते हैं, इसको पॉइंट बी रखते हैं, पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, ठीक। देखिए यहां पे जो पॉइंट ए और बी है इन दो के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, लेकिन जो पॉइंट सी और डी के बीच में डिस्टेंस है वो ज्यादा है, ठीक। तो अगर हम इस तरह भी आपको यहां पे दिखा दूं कि यहां पे मैं एक और फिगर बनाता हूं आपको समझाने के लिए, अगर मेरे पास दो सोर्सेज है, एक सोर्स यहां पे है S1 सोर्स और एक सोर्स यहां पे है S2 सोर्स, ठीक है, यहां से वेव निकल रही है इस पॉइंट तक, ठीक है, और यहां से वेव निकल रही है इस पॉइंट तक। देखो साफ जाहिर है यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे ये जो वेव S2 से आ रही है, ये वेव इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी होगी और इस वेव को क्या है, कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। लेकिन यहां से जो डिस्टेंस है, चलो मैं मानता हूं वो डिस्टेंस x1 है और यहां से जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है वो x2 है, ठीक। तो अगर हम यहां पे देखेंगे, अब यहां इस पॉइंट पे देखते हैं कि फेज डिफरेंस कितनी होगी जहां पे ये दोनों वेव्स मिल रही है, ठीक। तो ये फेज डिफरेंस हम कैसे देखेंगे, फिर से यही इक्वेशन यूज करेंगे। यहां पे चलो मैं मानता हूं ये जो यहां से सोर्स से निकलने वाली वेव है उसकी इक्वेशन इस तरह है, A1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के x1, ठीक है, और इस वेव से निकलने वाली जो इक्वेशन है, इस वेव की इक्वेशन वो है A2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के x2। देखो मैं मानता हूं कि फ्रीक्वेंसी सेम है, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ में मानता हूं वेवलेंथ भी सेम है, ठीक। अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है इन दो वेव्स का, तो हम कहेंगे, अभी तक हमने बात की इन दो, चलो मानता हूं मैं ये जो यहाँ पे दो सोर्सेज है ये कोहेरेंट सोर्सेज है, अगर कोहेरेंट सोर्सेज है तो, लेकिन दो कोहेरेंट सोर्सेज होने के लिए इनमें, इन दो सोर्सेज में क्या है, जो फेज डिफरेंस है एक हर एक इंस्टेंट पे सेम होना चाहिए, लेकिन फेज डिफरेंस हो सकती है। फेज डिफरेंस निकालते कैसे है वो हम यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूं, यहाँ पे भी फेज डिफरेंस इसी तरह होगा, फाई किसके बराबर निकलेगा, चलो इसका फेज डेल्टा 1 है, इसका फेज डेल्टा 2 रखेंगे, ठीक। तो फिर से फेज डिफरेंस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, और यहाँ पे हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसको फिर से इसी तरह जिस तरह हमने अभी इसको डिराइव किया है, डिराइव करके हम फिर से इसी रिजल्ट पे आएंगे। ये जो फेज डिफरेंस अब होगा वो फेज डिफरेंस किसके बराबर होगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x2 माइनस x1, ठीक। अब यहां पे जो x2 है, x2 ज्यादा है, ठीक है, x1 कम है, ठीक। तो यहां पे क्या है, यहां पे x2 माइनस x1 नॉन जीरो है, यानी ये जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब है यहां पे कुछ ना कुछ तो पाथ डिफरेंस है। अगर अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है फेज डिफरेंस की 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, लेकिन यहां पे जो ये पाथ डिफरेंस अब है, यहां पे पाथ डिफरेंस नॉन जीरो है। नॉन जीरो इसलिए है क्योंकि x2 जो है इट इज ग्रेटर देन x1, ठीक है। अगर ये x1 से बड़ा है तो इस यहां पे क्या आएगा, अगर हमने इस तरह लिखा है, इस यहां पे डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, फिर तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी यहां पे, तो फेज डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। ये फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, अब फेज डिफरेंस अब यहां पे पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर दो वेव्स के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस है तो इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस भी फिर होगा। लेकिन अब जो ये फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस हर एक इंस्टेंट पे सेम रहना चाहिए। अगर ये हर एक इंस्टेंट पे सेम नहीं रहा तो हम कहेंगे ये जो दो सोर्सेज अब यहां पे है ये कोहेरेंट सोर्सेज नहीं हो सकते। तो अब नटशल में हम कंक्लूजन यही है कि दो वेव्स या दो लाइट सोर्सेज तभी कोहेरेंट हो सकते हैं अगर उनमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी ये कंडीशन, पहले वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, सेम फेज होना चाहिए, या तो फेज डिफरेंस जो फाई है वो जीरो होना चाहिए, या अगर अब कोई फेज डिफरेंस कुछ ना कुछ है तो वो फेज डिफरेंस हर एक इंस्टेंट पे कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक।
तो इस तरह से हमने ये जो यहां पे कोहेरेंट सोर्स आपको बताया है। ठीक, अब इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या हो सकता है, इसी का अब क्या लेंगे हम, इसका कन्वर्स ले लीजिए। ठीक, अगर अब कोई दो सोर्सेज है, अगर उनमें इन तीनों कंडीशंस में चाहे वेवलेंथ हो, फ्रीक्वेंसी हो, अगर कोई दो सोर्सेज है हमारे पास, वो दो सोर्सेज की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन फेज सेम नहीं है, या फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है हर एक इंस्टेंट पे। ठीक, तो यही एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते ये दो सोर्सेज अब कोहेरेंट है, नहीं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक, तो अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब जाके इनको कोहेरेंट सोर्सेज बोलेंगे। अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन फेज सेम नहीं या फेज डिफरेंस सेम नहीं रहती है, तो इसका मतलब है ये दो सोर्सेज इनकोहेरेंट सोर्सेज है। तो इनकोहेरेंट सोर्सेज, ये उन्हीं सोर्सेज को हम लाइट सोर्सेज को बोलेंगे जिनकी वेवलेंथ सेम या वेवलेंथ सेम नहीं होगी, या फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी, या फेज सेम नहीं होगा, या फेज डिफरेंस जो उन दो वेव्स के बीच में है वो सेम नहीं रहती। ठीक, तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फेज की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो तब भी जाके कोहेरेंट सोर्सेज नहीं हो सकते, तो इनकोहेरेंट सोर्सेज बनेंगे। अगर वेवलेंथ और फेज की बात है, वो फेज और वेवलेंथ सेम रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। ठीक, तो हम तब जाके भी बोलेंगे ये इनकोहेरेंट सोर्सेज है। तो तीनों कंडीशन में अगर कोई भी एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम कहेंगे भैया ये तो क्या है, इनकोहेरेंट सोर्सेज है। ठीक, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे ये क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज है। ठीक, तो अब ये कोहेरेंट सोर्सेज जो है ये कैसे बनाते हैं, इनके लिए कंडीशंस अब क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूं। फिर से मैं आपको अब ये बता दूं कि हम अब इन कोहेरेंट सोर्स को किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले एक क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है, क्या दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज, अगर हम दो बल्ब्स लेंगे सेम वोल्टेज के, सेम वाट के जो दो बल्ब्स हैं, या हम कहेंगे इस तरह हमारे पास अगर दो सेम लेजर्स हैं, क्या वो दो सेम लेजर्स या दो सेम बल्ब्स, इंडिपेंडेंट बल्ब्स यानी कोहेरेंट सोर्स बिहेव करेगी कि नहीं, या हम कहें इस तरह कहेंगे कि वो जो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट बल्ब्स है या दो इंडिपेंडेंट लेजर्स है, क्या वो दो लेजर्स एक्ट, हम कहेंगे उन दो इंडिपेंडेंट लेजर्स को कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक, तो वो डिस्कस करने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हम कोहेरेंट सोर्सेज को कैसे बना सकते हैं, प्रैक्टिकली हम कैसे कोहेरेंट सोर्सेज बना सकते हैं। तो वो डिस्कस करने से पहले जो मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन बोला था कि क्या दो इंडिपेंडेंट लेजर्स या दो इंडिपेंडेंट बल्ब्स, ठीक है, अगर हमारे पास दो बल्ब्स है या दो लेजर्स है, क्या हम कह सकते हैं कि ये दो लेजर्स कोहेरेंट सोर्सेज है या दो बल्ब्स कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक, या ये हम इस तरह भी कह सकते हैं क्या ये दो बल्ब्स कोहेरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक, तो यहां पे डिस्कस करने से पहले, ये इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं इस तरह आपको बता दूं कि पहले कि लाइट जो है, ये लाइट किसी भी लाइट सोर्स से जब निकलती है तो कैसे निकलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई बल्ब है, इस बल्ब से लाइट कैसे निकलती है, लाइट आती कहां से है। ठीक, तो हम इस तरह कहेंगे जब भी हमारे पास कोई बल्ब होता है या कोई लेजर होता है या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट होता है, तो हम पहले क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई बल्ब है हम इसको पहले एनर्जी यहां से सप्लाई करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या हीट एनर्जी हो। तो उस हीट एनर्जी और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि जो हमारे पास बल्ब्स होते हैं, ये बल्ब्स एक्चुअली जो इनमें वो फिलामेंट वगैरह जो होता है, ठीक, वो सिंपली किसका होता है, वो किसी मटेरियल का बना हुआ होता है। उस मटेरियल्स में हमें पता है एटम्स होते हैं। एटम्स में क्या होता है, एटम्स में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, तो मानता हूं कि चलो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है जब भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में अगर ये कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो ये किस में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक, तो दूसरे किसी हायर एनर्जी लेवल में जाता है। जब ये हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है, लेकिन जंप कब करेगा,
कब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है? जब ये कुछ एनर्जी यहां से, चाहे वो हीट एनर्जी हो या कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, ठीक, तो जब ये यहां से यहां तक जंप करेगा, ठीक, तो पहले ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, उसी एनर्जी से फिर दूसरे एनर्जी शेल में, एनर्जी लेवल में जंप करेगा, ठीक। लेकिन जब ये एक्साइट हो जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस आ जाता है अपने ग्राउंड स्टेट में, तो ये जो एनर्जी इसने अब्सॉर्ब की होती है, ठीक, वो एनर्जी ये अब इमिट करता है। अगर ये एनर्जी अब विजिबल रेंज में आती है तो हमें यहां से क्या निकलेगी? व्हाइट लाइट निकलेगी। लेकिन यहां पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में भी निकल सकता है, ठीक, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गई, ठीक, या किसी भी रीजन में निकल सकती है, ठीक। अगर विजिबल रीजन में निकल रही है तो हम कहेंगे लाइट इमिट हो रही है। तो लाइट कैसे इमिट हो रही है? अब ये लाइट अब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स पहले एक्साइट हो जाते हैं एनर्जी अब्सॉर्ब होके करके, ठीक, जब ये एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, फिर जब एक्साइट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं? ये लाइट इमिट करती है, ठीक। तो लाइट इमिट करने की यहां पे हमें पता है, एक अगर हम बल्ब लेंगे, अगर अब हमारे पास दो बल्ब है, यहां पे एक बल्ब है, ठीक, और यहां पे हमारे पास दूसरा बल्ब है, ठीक, हमारे पास दो बल्ब है। अब मेरा सवाल जो है, या हम कहेंगे जो हमारे पास दो लेजर्स या दो बल्ब लेंगे, सेम बल्ब है, सेम वोल्ट के बल्ब है, ठीक। अगर ये दो बल्ब है यहां पे, अगर इन दो बल्ब से हम, अगर इन दो बल्ब को हम किसी सोर्स से, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक या बैटरी से या किसी भी एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, तो यहां पे क्या होगा? यहां से लाइट इमिट हो जाएगी, ठीक। अगर हम इस सेम सोर्स से, अगर सेम बैटरी से इनको कनेक्ट करेंगे, सेम बैटरी सेम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे, क्या ये दोनों जो बल्ब्स हैं, क्या ये कोहेरेंट सोर्सेस हो सकते हैं? ठीक, तो मेरा जो आंसर है, मैं कहूंगा नहीं, ये कोहेरेंट सोर्सेस नहीं हो सकते। तो आप कहेंगे सर इट इज स्ट्रेंज, हाउ इट इज पॉसिबल? ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं। आपको पता है कि ये जो यहां पे दो अब मेरे पास इंडिपेंडेंट बल्ब्स है, ये कोहेरेंट सोर्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो लाइट यहां से इमिट हो रही है इन बल्ब्स में, इट इज एक्चुअली ड्यू टू द डीएक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, एनर्जी अब्सॉर्ब करके फिर डीएक्साइट होके लाइट इमिट करते हैं, ठीक। यहां पे इन दो बल्ब्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मिलियंस बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। ये मिलियंस बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइट होंगे, क्या एक साथ इस बल्ब में भी, अगर यहां पे फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं कि फॉर एग्जांपल 5 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम टी पे क्या हो गया? इस बल्ब में 5 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्साइट हो गए। ये जरूरी नहीं है कि इस बल्ब में भी इसी पर्टिकुलर टाइम पे 5 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या दो बल्ब्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चलो अगर मानता हूं मैं, चलो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, लेकिन ये जरूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए। पहले कुछ लाख इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल 5 लाख इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में नीचे आ रहे हैं, अब जो नेक्स्ट सेकंड है उसमें ये जरूरी नहीं कि वहां से फिर से 5 लाख इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे। फॉर एग्जांपल वहां पे फॉर एग्जांपल 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स डीएक्साइट होंगे। तो यहां पे जो एक्साइटेशन और डीएक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, इसमें मिलियंस बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर टाइम में, अगर हम कहेंगे 1 सेकंड का टाइम इंटरवल लेंगे, इस टाइम इंटरवल के दौरान जो एक्साइटेशन और डीएक्साइटेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट और डीएक्साइट हो रहे हैं, ये सेम नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, ये फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी। यहां पे एक तो फ्रीक्वेंसी की रेंज रहेगी, दूसरा जो है अब यहां से जो वेव्स निकलेंगे, वो वेव्स इन दो बल्ब से निकलने वाली वेव्स जो होंगे, वो वेव्स की जो फेज होगा वो फेज सेम नहीं हो सकता, या हम कहेंगे जो फेज डिफरेंस अगर रहेगी तो वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी एट एवरी इंस्टेंट, ठीक है। तो हर एक इंस्टेंट पे फेज डिफरेंस सेम नहीं रहेगी, फेज सेम नहीं रहेगा। क्योंकि फेज इसलिए सेम नहीं रहेगा क्योंकि यहां से जो एक्साइटेशन नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट और डीएक्साइट हो रहे हैं वैरी होता है, ठीक, ये कांस्टेंट नहीं रहता है, हर एक सेकंड में वैरी होता है। किस सेकंड, अगर कोई सेकंड लेंगे, उस सेकंड में फॉर एग्जांपल 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट डीएक्साइट हो गए, ठीक। तो अगर हम नेक्स्ट सेकंड लेंगे, उसमें ये जरूरी नहीं कि वहां पे और 1 बिलियन हो जाएगा, 2 बिलियन भी हो सकते हैं या 3 मिलियन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो वेरिएशन यहां पे हो रही है नंबर ऑफ एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, तो उसकी वजह से क्या है, यहां से जो निकलने वाली वेव्स होगी वो वेव्स सेम फेज में नहीं
होगी। ठीक, तो या हम कहेंगे इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये सेम नहीं हो सकती। ठीक, तो अगर मैं मानता हूं चलो वेवलेंथ सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी और फेज जो है वो सेम नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो इंडिपेंडेंट बल्ब्स कोहेरेंट सोर्सेज नहीं हो सकते। ठीक, तो इसका मतलब अगर हमारे पास अब मोनोक्रोमेटिक, कुछ स्टूडेंट्स इस तरह क्वेश्चन बोल सकते हैं सर अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। ठीक, चलो मैं मानता हूं कि मैं दो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेज लेता हूं, मेरे पास दो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेज है सेम वोल्टेज के। ठीक है, और इनका जो कलर है चलो मैं ब्लू कलर के मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहा हूं। ठीक, इनकी जो हमें पता है ब्लू कलर की वेवलेंथ, इस लाइट की भी वेवलेंथ लैम्डा होगी। फॉर एग्जांपल क्या होती है ब्लू कलर की, वो फिक्स्ड वेवलेंथ है ब्लू कलर की। ठीक, इसकी भी इन दो बल्ब्स की वेवलेंथ सेम होगी। चलो मैं मानता हूं कि अगर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम, चलो मानते हैं अगर इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी लेकिन यहां पे जो है फेज जो होगा फेज सेम नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे फिर से वही मसला आ रहा है। ये जो लाइट यहां से इमिट हो रही है द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जरूरी नहीं कि इन दो बल्ब्स में सेम इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट और डीएक्साइट हो जाएंगे। इसका मतलब है फेज जो है वो कंटिन्यूअसली वेरी हो जाएगा, कंटिन्यूअसली चेंज हो जाएगा। अगर फेज डिफरेंस रही, फेज तो एक सेम नहीं है। ठीक, दूसरी बात यह है कि अगर फेज सेम आ गया पहली इंस्टेंट पे लेकिन वो सेम नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पे एक्साइटेशन और डीएक्साइटेशन जो है वो क्या है, वेरी हो रही है। ठीक, तो अब मसला ये है यहां पे ये जो दो इंडिपेंडेंट सोर्स, चाहे अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट भी होगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट या दो लेजर्स, सेम लेजर्स भी होंगे, या हम कहेंगे दो इंडिपेंडेंट बल्ब्स जो है वो कोहेरेंट सोर्सेज नहीं हो सकते। उनमें ये जो वेव है, सॉरी फेज है, फेज डिफरेंस है वो वेरी होती रहती है। ठीक, तो अब हम किस तरह हम यहां पे कोहेरेंट सोर्सेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहां पे मैं आपको बता दूं कुछ मेथड्स है जिससे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। अब कोहेरेंट सोर्सेज जो है, कोहेरेंट सोर्सेज दो इंडिपेंडेंट बल्ब्स, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से नहीं बना सकते। कोहेरेंट सोर्सेज हम एक सिंगल सोर्स से बना सकते हैं। इसका मतलब एक सिंगल सोर्स ही, उस सिंगल सोर्स को हम किसी तरह डिवाइड करेंगे बहुत सारे सोर्सेज में। तो किस तरह करेंगे, कुछ मेथड्स है, लेकिन यहां पे अब मसला है सिंगल सोर्स से निकलने वाली जो, अब वहां से हम सिंगल सोर्स को डिवाइड करेंगे बहुत सारे सोर्सेज में, क्या वो सोर्सेज आप कोहेरेंट सोर्सेज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल सोर्स से निकलने वाली जो वेव्स होगी वो सेम वेवलेंथ से निकलेगी, फेज भी सेम होगा। अगर अब फेज डिफरेंस रहती भी है लेकिन वो फेज डिफरेंस सेम रहेगी लाइट वेव्स के लिए। ठीक, तो एक सिंगल सोर्स बिहेव कर सकता है कोहेरेंट सोर्स, यानी कोहेरेंट सोर्सेज हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक सिंगल सोर्स से। तो बहुत सारे मेथड्स हैं। एक है, पहला जो मेथड है वो उसको हम कहते हैं बाय डिवीजन ऑफ व्हाट, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। अगर हम वेव फ्रंट को डिवाइड करेंगे, वेव फ्रंट ऑफ दिस लाइट सोर्स, अगर हम कोई सिंगल लाइट सोर्स लेंगे उसके वेव फ्रंट्स को हम डिवाइड करेंगे, तो उस तरह भी हम, जैसे हम किसमें करते हैं, यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करते हैं, या हम यहां पे ये कहेंगे कि ये जो हमारे पास बाई प्रिज्म, फ्रेस्नेल्स बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट है, उसमें भी हम डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट करते हैं। ठीक, तो या हम दूसरा जो मेथड है वो है पार्शियल डिफरेंस, यानी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड जो है ये जो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है ये हम कैसे करते हैं, बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जैसे हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर में करते हैं। ठीक, वहां पे हम डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड ही करते हैं। ठीक, या हम कहेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट थ्रू थिन प्रिज्म, या हम कहेंगे थिन न्यूटन्स रिंग्स। ठीक, तो उसमें जो हम करते हैं वहां पे क्या होता है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। ठीक, तो यहां पे मैं कुछ मेथड्स आपको दिखा दूं कि किस तरह हम एक सिंगल सोर्स से कोहेरेंट सोर्सेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई सिंगल सोर्स है यहां पे, चलो जो यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम यहां पे उसमें क्या करते हैं, उसमें हम वेव फ्रंट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, या हम कहेंगे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स में। चलो हम किस तरह यहां पे एक सिंगल सोर्स है, अब यहां पे हम कोई
ओब्स्टैकल लेंगे, लेकिन इस ओब्स्टैकल में हम क्या करेंगे, इसमें हम यहां पे स्लिट्स बनाएंगे। चलो मैं यहां पे एक स्लिट बनाता हूं, यहां पे और एक स्लिट बनाता हूं। अब यहां से जो लाइट वेव्स निकल रही है इस तरह, वेव फ्रंट अगर हम इसका लेंगे तो वेव फ्रंट इस तरह चलता है, ठीक। अब जो ये वेव फ्रंट इन दो स्लिट्स के पास पहुंचेगा, ठीक, इस तरह बना लूं मैं इसको। यहां से क्या होगा, यहां से जो यहां पे अब ये वेव फ्रंट होगा, ठीक, हमें पता है हर एक वेव फ्रंट का जो पॉइंट होता है इट एक्ट्स एज ए सोर्स फॉर सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब यहां पे इस स्लिट पिक के पास जो वेव फ्रंट होगा वो क्या एक्ट करेगा, नाउ दिस स्लिट एक्ट्स एज ए सोर्स फॉर सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। तो अब यहां से इस तरह ये सोर्सेज निकले, यहां पे इस तरह वेव्स निकलेगी, और यहां पे जो इस स्लिट से भी वेव्स निकलेगी वो भी किस तरह निकलेगी, इसी तरह यहां से भी। तो यहां पे क्या हमें मिलता है, यहां पे हमें अब दो सोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक। यहां तो वेव्स अब दो सोर्सेज से निकल रही है, दो स्लिट से निकल रही है। अब जो यहां से वेव्स निकलेगी वो वेव्स जो है उनकी वेवलेंथ सेम होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और वो क्या है, वो जो वेव्स है वो सेम फेज में होगी, या अगर उनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस से क्या होगी, वो कांस्टेंट रहेगी हर एक इंस्टेंट पे, ठीक। तो इस तरह हम वेव फ्रंट को डिवाइड करते हैं। हमने यहां पे वेव फ्रंट को डिवाइड किया है, ठीक। तो जिस तरह हम यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमें पढ़ना है डिटेल्ड, तो इस तरह से हम एक सिंगल सोर्स से दो सोर्सेज कोहेरेंट, अब यहां पे जो सोर्स है, सोर्स S1 और सोर्स S2, नाउ दीज टू सोर्सेज बिहेव्स एज कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। ये दो सोर्सेज अब कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। अगर सोर्स सिंगल सोर्स S था हमारे पास, हमने इस सिंगल सोर्स S से कोहेरेंट सोर्सेज कंस्ट्रक्ट किए, हमने दो स्लिट्स बना लिए यहां पे, और इन दो स्लिटों से जो निकलने वाली वेव्स होगी, एक्चुअली वो वेव्स एक ही सोर्स से आ रही है, तो यहां पे जो है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और जो फेज है वो सेम रहेगा हर एक जगह पे, ठीक है। तो अगर फेज डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है, अगर ये जो स्लिट्स है इस सोर्स से सेम डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब जो यहां से निकलने वाली वेव्स होगी वो वेव्स इन सेम फेज में होगी। लेकिन अगर मैं मानता हूं कि अगर ये स्लिट अब यहां पे है, ठीक, अब जो यहां से डिस्टेंस यहां तक जो है वो डिस्टेंस इस डिस्टेंस से ज्यादा है, ठीक। अगर ये स्लिट यहां पे है, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो पाथ डिफरेंस है, यहां पे जो निकलने वाली वेव्स अब होगी इन दो स्लिट से वो क्या होगी, उनमें पाथ डिफरेंस होगी। चलो यहां पे मैं आपको दिखा दूं, अगर मेरे पास एक सोर्स है, यहां पे सोर्स S, इससे निकलने वाली वेव्स है, यहां पे क्या है, यहां पे एक ओब्स्टैकल है, इसमें मैं दो स्लिट्स बनाता हूं, एक स्लिट यहां पे है, ठीक, और दूसरा स्लिट जो है वो यहां पे है, ठीक। अब इस सोर्स से यहां मानता हूं मैं कि इस सोर्स से जो है, इस पॉइंट सोर्स से, चलो मैं पॉइंट सोर्स कंसीडर करता हूं, इस पॉइंट सोर्स से यहां तक जो डिस्टेंस है, जो यहां तक जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। चलो इसको मैं x2 मानता हूं, इसको x1 मानता हूं, ठीक। यहां से अब वेव्स निकलेगी, यहां से भी अब वेव्स, ये भी एक्ट करेगा एज सोर्स, ये भी एक्ट करेगा एज सेकेंडरी सोर्स, ठीक। अब ये जो सोर्सेज यहां पे होगी, एक्चुअली जो यहां पे वेव्स अब निकल रही है ये एक ही सोर्स से आने वाली वेव्स है, ठीक। तो यहां पे हमने कंस्ट्रक्ट किए दो कोहेरेंट सोर्सेज, लेकिन यहां पे कुछ पाथ डिफरेंस है, यहां तो इन दो वेव्स में जब पाथ डिफरेंस है तो इसका मतलब है यहां पे जो वेव्स होंगे इनमें फेज डिफरेंस हो सकता है, ठीक। अगर फेज डिफरेंस है भी तो लेकिन ये हर एक जगह पे कांस्टेंट रहेगा, हर एक इंस्टेंट पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो इस तरह हम इस स्लिट की मदद से या यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट हम क्या कर सकते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है यहां पे दिखा दूं मैं आपको, हम इस तरह भी कह सकते हैं बाय प्रिज्म, अगर हम दो प्रिज्म को इस तरह कंबाइन करेंगे, ठीक, हमारे पास इस तरह प्रिज्म होगा, फ्रास्नल्स बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में जिस तरह उसने किया था इस तरह है। एक प्रिज्म लेंगे, चलो इसको मानते 179 डिग्री लेते हैं, इसको 0.5 डिग्री और 0.5 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास दो प्रिज्म्स को कंबाइन किया, ठीक। अगर हम यहां पे इस पे यहां पे लाइट सोर्स रखेंगे, तो यहां पे अगर हमारे पास एक लाइट सोर्स है, यहां से निकलने वाली, चलो मैं अब रे से दिखा रहा हूं तो वेव्स निकलेगी इस तरह, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां से अब यहां पे जो है रिफ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से जब लाइट इस प्रिज्म पे आएगी,
यहां से भी एक लाइट रे जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, चलो मैं मानता हूं यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह लाइट रेज निकलेगी, यहाँ पे भी एक तो नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो इस तरह यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक। लेकिन यहां से जो निकलने वाली लाइट रेज है ये यहां से देखो एक ही सोर्स से निकल रही है, लेकिन यहां से जब हम प्रिज्म के इस साइड में देखेंगे तो हमें लग रहा है यहाँ पे जो कोई ऑब्जर्वर होगा उस ऑब्जर्वर को लगेंगे कि ये दो लाइट रेज जो है ये लाइट रेज दो सोर्सेज से आ रही है, S1 S2 से। एक्चुअली हमारे पास एक ही सोर्स था, लेकिन इसी सोर्स से हमने यहाँ पे दो सोर्सेज को यहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेज कंस्ट्रक्ट किए। तो इस तरह भी हम कोहेरेंट सोर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं प्रिज्म को यूज करके, ठीक। तो और एक मेथड है, वो मेथड इस तरह है, अगर हमारे पास कोई सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, और यहाँ पे हम कोई मिरर रखेंगे किसी एंगल पर, ठीक। और यहाँ पे क्या है, अगर कोई यहां से अगर कोई स्क्रीन है, अब यहां से जो लाइट है इस स्क्रीन पे डायरेक्ट भी पहुंच सकती है, और कुछ लाइट रेज यहां से निकल के लाइट वेव्स अब यहां से यहां तक जाएगी, ठीक। तो पहले यहां से लाइट रे जो डायरेक्ट यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसको क्या पता है ये जो लाइट रे है ये मिरर से आ रही है, इसको ये ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट यहां तक पहुंच रही है वो दो सोर्सेज से पहुंच रही है, एक सोर्स S1 है और दूसरा जो है वो S2 है, ठीक। तो यहाँ पे जो अब हमारे पास जो सोर्सेज है, ये जो लाइट है यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां तक पहुंचती है इस मिरर से, लेकिन ये लाइट कहां से आ रही है, एक्चुअली यहाँ पे सोर्स एक ही है, ये वाला सोर्स S1 से, यहां से फिर लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां तक पहुंचती है। तो इस तरह से भी हम यहाँ पे जो अब सोर्सेज बन गए, एक तो जो ओरिजिनल सोर्स है, दूसरा जो मिरर से निकलने वाली लाइट है, ये भी एक लाइट सोर्स ही बन जाएगा फिर, ठीक। तो यहाँ पे जो अब ये दो सोर्सेज है, दीज सोर्सेज आर नाउ कोहेरेंट सोर्सेज। तो इस तरह हम इसी तरह बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम कोहेरेंट सोर्सेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या है कोहेरेंट सोर्स के लिए, वो यही है कि ये जो लाइट जो होनी चाहिए वो लाइट सेम वेवलेंथ की होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और जो फेज है वो भी सेम होना चाहिए, और फेज डिफरेंस अगर है भी तो वो फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, हर एक इंस्टेंट पे हर एक टाइम पे फेज डिफरेंस सेम रहनी चाहिए। तो तब जाके उन सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज बोल सकते हैं, ठीक। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग दिस लेक्चर तो मुझे कमेंट कर सकता है, वो हमारे वाले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक। थैंक यू।